नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे एंजाइम्स के गुण, पूरे हम नहीं पढ़ पाए थे, तो आज फिर से हम देख लेते हैं एंजाइम्स के गुण, क्या क्या गुण होते हैं एंजाइम्स के। तो देखिए, पहला गुण होता है, कल हमने थोड़ा सा देखा भी था, प्रोटीन प्रकृति। प्रोटीन प्रकृति, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं या प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कुछ तो पूरे के पूरे प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे फ्लेवोप्रोटीन है या साइटोक्रोम वगैरह है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, प्रोटीन प्रकृति की होती है। कभी कभी एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, धातु आयन आदि से बने होते हैं, आदि से भी बने होते हैं। देखिए, हमने देखा था कि भाई एक एंजाइम है, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक एपो एंजाइम होता है और एक क्या होता है, सहकारक या कोफैक्टर होता है। जो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग है, प्रोटीन वाला भाग है एंजाइम का, उसे तो हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और जो एप्रोटीन भाग होता है, जो हिस्सा प्रोटीन से नहीं बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर या सह एंजाइम कहते हैं। तो यहां पर देखो बात वापस यही आ रही है कि एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ ये कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, धातु आयन आदि से भी बनते हैं। मतलब अधिकांश हिस्सा तो प्रोटीन से बनेगा, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, धातु आयन, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एप्रोटीन भाग हैं। ये एंजाइम के एप्रोटीन भाग हैं। तो प्रोटीन प्रकृति तो होती है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम का कुछ भाग, थोड़ा सा भाग है, वो एप्रोटीन प्रकृति का भी होता है। दूसरा आता है कोलाइडी प्रकृति। एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण इनका क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। कारण क्या है कि जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसमें ज्यादा सक्रिय स्थल होंगे, जो क्रिया कारक या जैसे हम क्रियाधार कहेंगे, वो उतनी ही मात्रा में आगे आकर उनसे एंजाइम से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एंजाइम्स में क्या होते हैं, सक्रिय स्थल होते हैं, और वो क्रियाधार या क्रिया कारक उन सक्रिय स्थलों से जुड़ सकते हैं। तो ये जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा एंजाइम का, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि वे सक्रिय स्थल क्या होते हैं, कहां से क्या ये जुड़ते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा बिंदु आता है आपके विशिष्टता। कि जो एंजाइम्स होते हैं, एक एंजाइम सभी क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। हर एंजाइम सभी क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकता या सब अभिक्रियाओं की
जो गति है उसको बढ़ा नहीं सकता या कम नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, वो एक इंडिविजुअल, एक विशिष्ट अभिक्रिया पर ही क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए एक एंजाइम है, वो किसी एक अभिक्रिया पर कार्य करता है, उसकी दर को बढ़ाता है या घटाता है, तो जरूरी नहीं है कि वही एंजाइम दूसरी अभिक्रिया में भी यही काम कर दे, है ना। एक एंजाइम है वो एक ही अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, यानी हर एक अभिक्रिया का एक विशिष्ट क्या होता है, एंजाइम होता है, जिसके अनुसार वो कार्य करता है। तो हम लिख सकते हैं कि सभी अभिक्रियाओं के लिए एंजाइम विशिष्ट होते हैं, अर्थात किसी एक अभिक्रिया की दर को कोई एक एंजाइम ही प्रभावित कर सकता है या उसकी दर को बढ़ा सकता है। यानी हर एक अभिक्रिया का एक जो एंजाइम होता है वो विशिष्ट होता है। एक एंजाइम कहाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई एंजाइम है वो दो से अधिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है, लेकिन अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। एक अभिक्रिया के लिए एक ही एंजाइम काम करता है, तो इसे हम कहते हैं विशिष्टता। ठीक है, यदि हम विशिष्टता की बात करें तो विशिष्टता 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। एक होता है आपके पहली निरपेक्ष विशिष्टता, समूह विशिष्टता, तीसरी है बंध विशिष्टता, और चौथी होती है आपके निरपेक्ष विशिष्टता। है ना। तो इस प्रकार 4 प्रकार की विशिष्टता होती है, निरपेक्ष, समूह, बंध और निरपेक्ष 2 बार आ गया, यहां पर होगा त्रिविम विशिष्टता। तो 4 प्रकार की विशिष्टता होती है। चौथा जो गुण है वो है आपके वृहत आकार, यानी बड़ा आकार कि यदि एंजाइम के अणु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, एंजाइम के अणु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, क्रियाधार उतने ही आसानी से उससे क्या कर सकते हैं, आकर जुड़ सकते हैं, और जितनी जल्दी जुड़ेंगे अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो एंजाइम अणु का आकार बड़ा होने से, वृहत यानी बड़ा होने से क्रियाधार अधिक मात्रा में आकर जुड़ते हैं। अतः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना। एंजाइम अणु का जितना आकार बड़ा होगा, वृहत होगा, जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, तो जितना ज्यादा इसका आकार बड़ा होगा तो उसमें उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, सक्रिय स्थल होंगे। जितने ज्यादा सक्रिय स्थल होंगे, क्रियाधार है वो उतने ही मात्रा में उससे आकर जुड़ सकते हैं। ये मान लीजिए सक्रिय स्थल बना रखे हैं और ये क्या है, क्रियाधार है, तो आकार बड़ा होगा, सक्रिय स्थल ज्यादा होंगे। सक्रिय स्थल ज्यादा होंगे,
सक्रिय स्थल क्या होते हैं? सक्रिय स्थल वह स्थान होते हैं जहां पर एंजाइम्स के अंदर विशेष प्रकार के स्थान होते हैं जहां पर क्रियाधार आकर एंजाइम के साथ में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, या जहां से वो रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, वह स्थान सक्रिय स्थल कहलाते हैं। ठीक, तो जितना ज्यादा आकार होगा एंजाइम अणु का, सक्रिय स्थल उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा सक्रिय स्थल होंगे क्रियाधार उतनी ही ज्यादा संख्या में आकर उनसे जुड़ेंगे, और क्रियाधार जितनी ज्यादा में संख्या में आकर जुड़ेंगे तो अभिक्रिया की जो दर है, गति है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वृहद आकार होना आवश्यक है। पांचवा बिंदु आता है उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी प्रकृति के जो एंजाइम्स होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय, है ना, एसिड एंड बेस, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से समान रूप से क्रिया कर सकते हैं। यदि कोई क्रियाधार या क्रियाकारक अम्लीय प्रकृति का है तो उसके साथ में भी वो उसी प्रकार से क्रिया करेगा जैसे यदि कोई क्रियाकारक क्या हो? क्षारीय प्रकृति का हो, तो दोनों से वो समान रूप से क्रिया कर सकता है। ठीक, तो इसका कारण क्या है? चूंकि एंजाइम, सबसे पहला बिंदु ही हमने पढ़ा था कि एंजाइम की प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन। चूंकि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति का होता है और प्रोटीन क्या होती है? और प्रोटीन कैसी होती है? प्रोटीन उभयधर्मी। उभयधर्मी यानी जो अम्ल और क्षार दोनों से समान रूप से कार्य कर सकती है। और प्रोटीन कैसे होती है? उभयधर्मी प्रकृति की होती है। अतः एंजाइम क्या करेंगे? अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रिया कारकों से, दोनों प्रकार के क्रिया कारकों से समान रूप से क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। चूंकि एंजाइम क्या है? प्रोटीन प्रकृति का है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, और प्रोटीन हम जानते हैं वो क्या है? उभयधर्मी होता है। इसलिए एंजाइम्स भी क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय क्रियाकारक हैं, तो उनसे भी वैसे ही वो क्रिया करेगा जैसे कोई क्षारीय पदार्थ है। तो अम्ल और क्षार दोनों में वो कोई फर्क नहीं करता, दोनों में समान रूप से वो क्रिया करता है। इसलिए एंजाइम की जो प्रकृति है वो भी कैसी मानी गई है? उभयधर्मी प्रकृति मानी गई है। अगला आपका बिंदु है एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता क्या होता है? देखो, एंजाइम इष्टता, तो एंजाइम एक विशेष अवस्था में ही, एक विशेष अवस्था में सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। क्रियाशीलता दर्शाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? एंजाइम इष्टता कहते हैं। यानी कुछ विशेष परिस्थितियां जब एंजाइम्स को मिलती हैं, उसी समय एंजाइम क्या है? अपनी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम इष्टता। और लास्ट है एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक, एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधक। देखो क्या होता है ये, कि जिन रासायनिक पदार्थों द्वारा एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसको कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है,
या जो रासायनिक पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम संदमन या निरोधन। यानी एंजाइम जो काम कर रहा है उस काम को रोकने वाले पदार्थ, ठीक है, जो काम एंजाइम कर रहा है उसमें रुकावट पैदा करने वाले, उसको रोकने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं या उसकी जो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक पदार्थ होते हैं वो एंजाइम निरोधक या एंजाइम संदमन कहलाते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं या रोक देते हैं तो उन्हें एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधक कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी रासायनिक पदार्थ हैं वो एंजाइम की क्रिया को रोक रहे हैं या उसके विपरीत काम कर रहे हैं। एंजाइम क्या कर रहा है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है, और यदि कुछ ऐसे पदार्थ उसके साथ में आ जाएं जो उसकी गति को कम कर रहे हैं, है ना, तो उसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ वो एंजाइम संदमन या निरोधक कहलाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तो हमने एंजाइम्स के गुण पढ़े थे, कौन कौन से गुण हैं, प्रोटीन प्रकृति, कोलाइडी प्रकृति, है ना, और आपके एंजाइम इष्टता, एंजाइम विशिष्टता, ये हमने गुण पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो एंजाइम जो क्रिया कर रहे हैं क्रिया कारकों पर या क्रियाधारों पर, उस समय उनको कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला कारक आता है आपका तापमान, टेम्परेचर, तापमान, है ना। तो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है, और प्रोटीन क्या होता है, तापमान के प्रति क्या होती है, प्रोटीन बहुत अनुकूलित होता है। प्रोटीन तापमान के प्रति बहुत अनुकूलित होता है, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और प्रोटीन हम जानते हैं कि बहुत तापमान के प्रति क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, अनुकूलित होता है। तो किसी एंजाइम को काम करने के लिए, तो एंजाइम की क्रिया के लिए अनुकूलित तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। यानी मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 35 डिग्री, कम से कम 20 डिग्री, अधिक से अधिक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए यदि कोई एंजाइम है वो उसकी जो क्रिया हो रही है उसके अंदर। यदि इससे कम या ज्यादा हो जाएगा तो ताप विकृतीकरण के कारण एंजाइम जो क्रिया की गति है, अभिक्रिया की जो गति है वो क्या हो जाएगी, वो भी बिगड़ जाएगी। कहने का मतलब है वो भी क्या हो जाएगी, कम या अधिक हो जाएगी। ठीक है, यदि इससे कम या अधिक तापमान दिया जाए तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। तो अनुकूलित तापमान कितना है एंजाइम की क्रिया के लिए, 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। दूसरा आता है आपका पीएच मान, पीएच का मान है। तो
एंजाइम्स एक अनुकूलित पीएच मान पर कार्य करते हैं। ये अनुकूलित पीएच मान कितना होता है? अनुकूलित पीएच मान 5.0 पीएच से लेकर 7.5 पीएच के मध्य होता है ना। 5.0 पीएच से लेकर 7.5 पीएच के मध्य अनुकूलित तापमान होता है, पीएच का मान होता है एक एंजाइम के लिए। ठीक है, इससे कम या अधिक होने पर, इससे कम या अधिक होने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? प्रभावित होती है। तो तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक या दोनों के बीच में, और पीएच का मान कितना होना चाहिए? 5.0 से लेकर 7.5 पीएच के बीच में होना चाहिए, तभी एंजाइम है उसकी जो अभिक्रिया है वो मंद नहीं पड़ेगी, उसकी जो क्रियाशीलता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीएच का मान 5.0 से 7.5 और टेम्परेचर होना चाहिए 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तीसरा आता है क्रियाधारों की सांद्रता। क्रियाधारों की सांद्रता, क्रियाधार यानी जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी, ए बी बन रहा है, तो ये क्या है? ए और बी क्रियाधार है ना। ए बी क्रियाधार है, बी भी क्रियाधार है, और ए बी बना वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट या उत्पाद है ना। तो जो आपस में क्रिया करते हैं वो क्रियाधार कहलाते हैं। इन्हें क्रिया कारक भी कह सकते हैं, इन्हें आप अभिकारक भी कह सकते हो। तो क्रियाधार, क्रियाकारक, अभिकारक वो एक ही होता है, और आपस में जब क्रिया करेंगे तो फिर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। ठीक, तो यहां पर तभी तो यहां पर जो एंजाइम्स हैं वो क्या करता है? इसकी दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं मिलकर, तो उस क्रिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो उत्पाद है वो जल्दी बन जाता है। तो अब दूसरी आती है क्रियाधारों की सांद्रता, यानी ये इनकी मात्रा, ए और ए प्लस बी की मात्रा, क्रियाधारों की सांद्रता। तो जितनी देखो, जितनी यदि क्रियाधारों की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया की गति भी क्या होगी? कम होगी। और यदि क्रिया कारकों की सांद्रता ज्यादा होगी तो अभिक्रिया की गति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी क्रिया कारकों की सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि इन क्रिया कारकों की या अभिकारकों की संख्या, सांद्रता कम है तो अभिक्रिया की गति भी क्या होगी? स्लो होगी, धीरे धीरे होगी। अगला है एंजाइम की सांद्रता। देखिए एंजाइम की सांद्रता, हमने क्रियाधारों की सांद्रता पढ़ी इससे पहले कि जितनी ज्यादा क्रियाधारों की संख्या मात्रा होगी, सांद्रता होगी, अभिक्रिया की दर भी उसी हिसाब से क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यदि एंजाइम की सांद्रता ज्यादा होगी तो क्या होगा? देखो, यदि एंजाइम की सांद्रता अधिक होगी तो
अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है, लेकिन एक सीमा तक ही। कहने का मतलब यह है कि यदि एंजाइम, जैसे आपको पता है एंजाइम की कोई ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी मात्रा से भी अभिक्रिया की वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो एंजाइम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उसके अंदर उसकी सांद्रता को बढ़ाते ही जाएं। एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में यदि हमने उस सीमा को क्रॉस किया, जितनी सांद्रता हमें डालनी है उससे भी ज्यादा हमने सांद्रता एंजाइम ले लिया है अभिक्रिया के अंदर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर विपरीत काम करना शुरू हो जाएगा। फिर वो अभिक्रिया की गति है वो मंद भी पड़ सकती है या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंजाइम की सांद्रता एक निश्चित सीमा तक ही एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाया जा सकता है। हम जितना मर्जी है सांद्रता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को हम नहीं बढ़ा सकते। एक निश्चित सीमा तक यदि हमने सांद्रता को बढ़ाया है तब तक तो ठीक है, वो एंजाइम अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा। लेकिन यदि हमने निश्चित सीमा से ज्यादा एंजाइम की सांद्रता को ले लिया है तो फिर क्या होगा, फिर उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो एंजाइम की सांद्रता यानी हमें एक निश्चित जो एंजाइम की सांद्रता है वो एक निश्चित मात्रा में लेनी होती है, कुछ ज्यादा एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता, तो यदि अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होगा, अभिक्रिया की गति मंद हो जाती है और साम्यावस्था पर तो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, फिर विपरीत रिवर्स अभिक्रिया चलना शुरू हो जाती है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए A+B है और इन्होंने ये क्या है, क्रियाधार हैं, ये क्या है, अंतिम उत्पाद है। दोनों ने आपस में क्रिया किया, A और B ने उत्पाद बनाया, प्रोडक्ट क्या बनाया, A और B। अब हम क्या कह रहे हैं, अंतिम उत्पाद की सांद्रता। मान लीजिए इस उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है ना, ये भाई ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तभी तो उत्पाद बनेगा ना। तो ये क्रिया कर रहे हैं, इधर संख्या कम हो रही है और इधर प्रोडक्शन बढ़ रहा है A और B का, तो इधर इनकी सांद्रता क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो यदि अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, इनकी A और B की सांद्रता A+B से ज्यादा हो जाए, पहले तो एंजाइम है, क्रिया चल रही है, गति इसकी जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ी हुई है, A और B आपस में क्रिया कर रहे हैं, A और B उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन अब उत्पाद बनते बनते इतने बन गए कि इनकी सांद्रता इनसे क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो फिर क्या होगा, कि धीरे धीरे अभिक्रिया की जो गति है वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। और जैसी साम्यावस्था स्थापित होगी, साम्यावस्था यानी जितनी इधर सांद्रता है उतनी उधर सांद्रता हो जाएगी, तो क्या होगा, अभिक्रिया की जो गति वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और फिर अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाएगी। विपरीत दिशा में यानी अभी तो क्रियाधारों से क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, और जैसे ही साम्यावस्था स्थापित हुई तो अब उत्पाद से वापस क्या बनने लग जाएंगे, क्रियाधार बनने लग जाएंगे। तो वापस रिवर्स उल्टी ये जो अभिक्रिया है ये चलनी शुरू हो जाती है। और लास्ट है एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष। तो जो पदार्थ एंजाइम उत्प्रेरण की
क्षमता को कम कर देते हैं। जो पदार्थ एंजाइम उत्प्रेरण की क्षमता को कम कर देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एंजाइम निरोधक या विष। जो पदार्थ एंजाइम उत्प्रेरण की क्षमता को कम कर देते हैं, उसकी क्षमता को ही कम कर देंगे। जो उत्प्रेरित एंजाइम्स का क्या है? क्या विक्रिया में उत्प्रेरण का काम करना। और ये जो निरोधक या विष है होंगे वो क्या करेंगे? एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को ही क्या करेंगे? अटैक करेंगे, उसको कम कर देंगे। अब ये कम करते कैसे हैं? कि आपने देखा होगा कि एंजाइम्स के अंदर क्या होते हैं? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जहां से क्रियाधार आकर क्या होते हैं? जुड़ते हैं, क्रियाधार आकर जुड़ते हैं। तो ये जो एंजाइम निरोधक या विष होंगे वो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल हैं उस पर आकर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जब वो आकर जुड़ जाएंगे, जुड़ना तो था क्रियाधारों को, और जुड़ कौन जाता है? ये निरोधक या विष जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगी? उत्प्रेरण क्षमता एंजाइम की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, अभी हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि ये मान लीजिए एक सक्रिय स्थल है, ये एंजाइम का एक सक्रिय स्थल है, ये वाला। यहां पर किसी क्रियाधार को आकर जुड़ना है, यहां पर किसी क्रियाधार को आकर क्या है? जुड़ना है। जब क्रियाधार यहां पर आकर जुड़ेगा तभी तो इस क्रियाधारों की क्रिया को, ये गति को ये बढ़ा सकता है। लेकिन ये एंजाइम विष क्या कर रहे हैं? ये क्रियाधारों को तो आकर जुड़ने नहीं देते, और उन्होंने क्या किया? खुद आकर यहां पर आकर वो जुड़ गए। तो जब खुद आकर जुड़ जाएंगे इन सक्रिय स्थलों पर, तो इस एंजाइम की जो उत्प्रेरण क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये है एंजाइम निरोधक। ये एंजाइम निरोधक क्या करेंगे? कि जो सक्रिय स्थल होंगे एंजाइम के सक्रिय स्थल से आकर जुड़ जाते हैं, और उसकी उत्प्रेरण क्षमता को क्या करेंगे? प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष। तो एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर वह पदार्थ जो आकर जुड़ जाते हैं, और उनके जुड़ने से क्या होता है? एंजाइम की जो उत्प्रेरण क्षमता है उसका ह्रास हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है। तो उसे हम एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष कहते हैं। तो ये जो एंजाइम निरोधक ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके प्रतिस्पर्धी निरोधक, और दूसरा होता है आपके अप्रतिस्पर्धी निरोधक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए आगे आपका टॉपिक है एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम क्रियाधार संकुल ये आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो ये संकुल बनता कैसे? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एंजाइम क्रियाधार संकुल है वो बनता कैसे है। तो क्या होता है कि सर्वप्रथम एंजाइम व क्रियाधार आपस में जुड़कर एक अस्थायी उत्पाद या संकुल बनाते हैं, है ना। सर्वप्रथम एंजाइम, ये लो एंजाइम प्लस कौन? क्रियाधार। ये क्रियाधार आपस में जुड़ गए। तो एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? एंजाइम क्रियाधार संकुल। और ये होता कैसा है?
अस्थाई होता है। तो सबसे पहले एंजाइम वे क्रियाधार आपस में जुड़कर एक अस्थाई, आप इसको ये भी लिख सकते हो एंजाइम क्रियाधार संकुल। और ये संकुल होता कैसा है? संकुल का मतलब होता है ग्रुप। एंजाइम क्रियाधार संकुल होता कैसा है? अस्थाई होता है। अस्थाई क्यों होता है? अब देखो, अस्थाई इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एंजाइम क्रियाधार संकुल बना है, जो एंजाइम क्रियाधार संकुल बना है, ये क्या हो जाएगा? ये वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब ये एंजाइम क्रियाधार संकुल टूट जाता है, यानी ये जो वियोजित हो जाता है या विखंडित हो जाता है, तो क्या होगा? उससे एंजाइम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, प्लस उत्पाद अलग हो जाएगा, है ना। एंजाइम क्रियाधार संकुल यानी एंजाइम पर क्रियाधार आकर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे ये संकुल बना कैसे? देखिए, मान लीजिए कि भाई ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये एक एंजाइम है, ये क्या है? सक्रिय स्थल है। ये एक सक्रिय स्थल है जो आपको जो दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ हिस्सा, ये सक्रिय स्थल है। और ये मान लीजिए ये क्या है? ये एंजाइम है, सॉरी ये क्रियाधार है, ये क्रियाधार। अभी हमने क्या बात की कि सबसे पहले एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़कर एक अस्थायी एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। अब ये देखो, आपस में इन्होंने जुड़ गए, और ये तो एंजाइम हो गया, ये सक्रिय स्थल हो गया। और क्रियाधार कहां पर जुड़ता है? ये तो ये एंजाइम के सक्रिय स्थल पर कौन जाकर जुड़ गया? क्रियाधार जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके एंजाइम क्रियाधार संकुल, ठीक है ना। तो सबसे पहले एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे? एक अस्थायी एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का क्या होगा? विखंडन होगा। विखंडन होने से एंजाइम अलग हो जाएगा, उत्पाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब ये जो एंजाइम जो अलग हुआ है, एंजाइम जो अलग हो गया, अब ये वापस मुक्त हो गया, फ्री हो गया। अब ये स्वतंत्र है। पहले तो इस क्रियाधार के साथ में ये एंजाइम जुड़ा, इसकी अभिक्रिया की गति बढ़ा दी और उत्पाद बना दिया। अब चूंकि उत्पाद बनने के बाद में एंजाइम का काम खत्म हो चुका है, ये अलग हो गया, मुक्त हो गया इस संकुल से, तो ये एंजाइम क्या करेगा? फिर दूसरे जो क्रियाधार हैं, अब ये एंजाइम वापस क्या करेगा? जब मुक्त उत्पाद होने के बाद में मुक्त हो गया, तो ये एंजाइम वापस किसी दूसरे क्रियाधार से क्या हो जाएगा? जाकर जुड़ जाएगा। सॉरी, ये क्रियाधार है वो इस एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ जाएंगे। क्यों? अब ये एंजाइम फ्री हो चुका है। फ्री होगा तो क्रियाधार इस एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो वापस क्या बन जाएगा? वापस बन जाएगा आपके एंजाइम क्रियाधार संकुल, ठीक है। वापस एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। और ये संकुल कैसा होता है? अस्थायी होता है। जब विखंडन होगा तो वापस एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और ये एंजाइम फिर से मुक्त हो गया और फिर से यही प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। देखिए, ये उत्पाद बनते कैसे हैं कि जब एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जब क्रियाधार आकर जुड़ते हैं तो क्या होगा? एंजाइम का आकार परिवर्तित हो जाता है और एक नए प्रकार के बंध बनते हैं। भाई एंजाइम पर कुछ, इस एंजाइम पर ये जो क्रियाधार है वो आकर क्या होते हैं? इनके सक्रिय स्थलों पर आकर जुड़ते हैं।
तो इसका आकार तो बदलेगा ना। देखो पहले ये एंजाइम इस प्रकार का है ना, दिख रहा है आपको, एंजाइम इस आकार का है, और जब ये अभिकारक या क्रियाकारक आकर इसके साथ में जुड़ गए तो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जब आकार बदल गया है तो इस क्रियाधार और एंजाइम के मध्य जो बंध है वो नए बंध भी बन गए हैं, है ना, इसका परिवर्तन भी हो गया। इसी कारण फिर क्या बनता है, उत्पाद बनता है, और उत्पाद बनते ही ये एंजाइम्स है वो पुनः क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, उत्पाद से मुक्त हो जाते हैं और वापस दूसरे क्रिया कारकों से जुड़ने के लिए क्या होते हैं, तैयार रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसके आगे का जो भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।